हेलो फ्रेंड। अमेरिका के ट्विन टावर को तबाह करने वाले अलकायदा का अगला निशाना है अयोध्या का राम मंदिर। यस, आप अगला निशाना है। अलकायदा ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर गिराने की धमकी दे दी है। और मैन जी, ये कोई खोखली धमकी आप बिल्कुल नहीं लग रही है कि अलकायदा ने आसाम में इसकी प्लानिंग करना तक शुरू कर दी है। जैसे ही अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर के खुलने की तारीख अनाउंस की, इसके जवाब में सीरिया में बैठे अलकायदा ने ये रिलीज की। ये है अलकायदा का अपना रेडिकल मैगजीन गज़वाए हिंद, जिसके कवर पेज पर बाबरी मस्जिद को फीचर किया है और पीएम मोदी और योगी को ओपनली धमकी दी कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और उसके जगह पर एक मॉस्क बना देंगे। इतना ही नहीं, वो ने इंडियन मुस्लिम्स को भड़काने की कोशिश की कि भारत उनके लिए किसी जन्नुम से कम नहीं है और उन्हें अपना हक वहां पर नहीं मिलने वाला है, तो भारत से लड़कर ही उन्हें अपना हक मांगना पड़ेगा। पर हमारे पीएम मोदी ने ऐसे टैकल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया, ये कहकर कि भारत के मुसलमान बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो भारत के लिए जीते और मरते हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में असफल होने पर भी काफी ताने मारे और कहा कि उन्हें अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इंडिया अलकायदा के प्राइम टारगेट में से एक रहा है और ऐसा खुद अलकायदा के फाउंडिंग फादर उसामा बिन लादेन ने हमेशा कहा है। अभी हाल ही में बिन लादेन का लिखा हुआ एक खत अमेरिका के CIA ने डीक्लासिफाई किया। इसमें उसामा ने यह क्लियरली लिखा हुआ था कि अलकायदा के यूएस पर जंग छेड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर इशू पर यूएस का इंडिया को सपोर्ट करने। तो ये अपने अपने बड़ा रीजन के लिखा हुआ था। इनफैक्ट 1990s में तो उसामा सूडान में बैठे बैठे इंडिया में आतंक फैलाने के लिए मिलिटेंट्स तैयार कर रहा था, जिसके बाद 2008 में ये ट्रेंड मिलिटेंट्स कश्मीर मिलिटेंट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन में शामिल भी हो गए थे। लेकिन अलकायदा यहां पर भी नहीं रुका। इनफैक्ट उसने 15 अगस्त 2021 यानी इंडिपेंडेंस डे पर उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया। पर थैंकफुली हमले के बस एक महीने पहले इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लखनऊ में अलकायदा के 2 स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया, जिनका मेजर मकसद था लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश के मेजर सिटीज पर सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक्स करना। इसके लिए उन्होंने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स तक रेडी रखे थे। लेकिन इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके ये पता चला कि अलकायदा का एक और एक विंग आसाम में भी ऑपरेट कर रहा है और वहां पर भी 48 टेररिस्ट को अरेस्ट किया थे। पर वहां पर शॉकिंग थी, ये सभी के सभी टेररिस्ट थे। तो यही लोग इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करके भारत सरकार के खिलाफ जंग और गज़वाए हिंद यानी कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली यहां पर अलकायदा का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ गया है कि इन्होंने यहां पर बंगाली मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए यानी उनको खुश करने के लिए म्यूजियम्स तक बनाए। और आज स्थिति कुछ इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अलकायदा के इस सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की वजह से इंडियंस अलकायदा ज्वाइन ही नहीं बल्कि उसके टॉप विंग्स को लीड तक कर रहे हैं। जैसे कि ये सारे स्लीपर सेल्स को मंथली सैलरी मिलती है यूथ में गज़वाए हिंद जैसे मिशन को फैलाने के लिए। सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए ये ऐसे भयानक काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह कई इंडियंस अलकायदा के टॉप पोजीशंस पर भी पहुंच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलकायदा के साउथ एशिया विंग AQIS का फर्स्ट लीडर था सना उल हक। ये उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था और आपसे अच्छा रहे हैं कि सना उल हक, जो कि खुद एक ग्रेजुएट था, वो एक बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करता था। उसके ग्रैंडफादर गांव के प्रधान थे और ग्रेट ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके ग्रैंड अंकल तो एक फ्रीडम फाइटर था। लेकिन 19
में सना घर छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। वहां कुछ साल वो टेररिज्म से रिलेटेड काफी सारे लिटरेचर को पाश्तो भाषा से उर्दू में ट्रांसलेट करता था। फिर वहां से वह अफगानिस्तान गया, जहां ओसामा ने उसके काम से खुश होकर उसे अलकायदा के प्रोपोगंडा सेल में एक पोजीशन दे दी। इस सेल में रहकर उसने 4 किताबें लिखी और तो कुछ ही महीने में उसे AQIS का लीडर बना दिया। लेकिन हाल ही में हुए उस एयर स्ट्राइक में यह अफगानिस्तान में मारा गया। बट सोचने वाली बात यह है कि अलकायदा का प्रोपोगंडा इन एजुकेटर इंडियंस तक पहुंचाया कैसे जाता है। इसका एक जरिया है सोशल मीडिया। ये अलकायदा सोशल मीडिया पर अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चलाता है और इस ऑपरेशन का भी चीफ एक इंडियन ही है। उसका नाम है फरहतुल्ला घोरी। इसे आप एक तरह से अलकायदा का सोशल मीडिया मैनेजर समझ लो। ये साउथ एशिया से अलकायदा और लश्कर ए तैयबा के लिए रिक्रूट्स को ढूंढता है और फिर इन न्यूग रिक्रूट्स की टेरर कैंप्स तक की जर्नी को भी फंड करता है। ये पिछले 30 सालों से अलकायदा के लिए काम कर रहा है, लेकिन आज तक एक भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसकी एक भी फोटो नहीं है। अब तो इंटेलिजेंटली भी अलकायदा की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अलकायदा के ये टेररिस्ट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की अगेंस्ट लड़ भी रहे हैं। नेटो ने हर एक टेररिस्ट को 1200 से $1500 यानी 1 लाख रुपए पर रिक्रूट करके रखा है उनके साइड से जंग लड़ने के लिए। सो बेसिकली इससे मेरा पॉइंट ये है कि इस हाई टाइम ये इंडिया शुड स्टार्ट के लिए रिटेलिएट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कर भी रहे हैं। हमने हाल ही में MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा है। सो बात ये है ना, 2022 में अमेरिकन आर्मी ने अलकायदा चीफ को मार गिराया, लेकिन ये किलिंग स्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जवाहिरी कैजुअली अपने बालकनी में खड़ा था जब ड्रोन्स ने उस पर एक सटीक निशाना साध कर उसे मार डाला। ये निशाना इतना सटीक था कि उसके आसपास उसके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो बिल्कुल अनहार्म्ड बच निकले। और ये सब हो कैसे पाया? ऑल बिकॉज ऑफ MQ-9 रीपर ड्रोन, जो अब भी फॉर्चुनेटली भारत के पास आ चुका है। पर बिना वेपन्स के भी इंडिया की इंटेलिजेंस ने अलकायदा के मंसूबों को अंजाम देने से रोक रखा है। हाल ही में अलकायदा तो भारत में एक प्लेन क्रैश करवाने वाला था। प्लान बिल्कुल तैयार था, काठमांडू एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट को हिजाक करके उसे दिल्ली के किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर क्रैश लैंडिंग करा देना। लेकिन अगेन राइट टाइम पर इंडियन अथॉरिटीज को इसकी खबर मिली और उन्होंने नेपाल को अलर्ट कर दिया, जिससे पूरे काठमांडू एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और यह हमला टल गया। बट फ्रेंड्स, जहां तक अभी राम मंदिर को लेकर दी हुई धमकियों का सवाल है, यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। यह एक्चुअली अलकायदा की काफी पुरानी आदत है। जैसे जरा ये सुनो, 2014 से 14 में अलकायदा चीफ जवहीरी ने एक नया विंग लॉन्च किया, कॉल्ड अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट AQIS। एक वीडियो जारी करके इस लड़की को आर ब्रेव मुजाहिद सिस्टर बुलाया है और इसकी तारीफ में कविता भी लिखी थी। इन प्राउटेस्ट के बारे में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा था कि यह कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि बच्चे इस तरह के वेनमस प्राउटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटका की सरकार ने यह सवाल उठाया कि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई भारी अनसीन पावर्स का हाथ जरूर है और बच्चे इस तरह के वेनमस प्राउटेस्ट कोई नहीं है। लेकिन जून 2022 को अलकायदा ने तो सीधा सुसाइड अटैक्स की धमकी दी थी और उसके टारगेट्स थे गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली। और आपसे पहली बार हुआ है कि अलकायदा ने जगहों के नाम स्पेसिफाई किए। ये सब हुआ था बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के बयान पर। उन्होंने लिटरली जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये तक कहा कि हम अपने बच्चों की बॉडीज पर एक्सप्लोजिव्स बांधकर या पर अटैक्स करवाएं। गवर्नमेंट ने तो तुरंत इन सिटीज और स्टेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया और शायद उसी वजह से ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अब अल कायदा के इन साजिशों के जवाब में इंडिया के यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकल ने उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया है कि अल कायदा मुसलमानों का रखवाला नहीं बल्कि उनकी परेशानी बन चुका है। भारत में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं या उन्हें हर तरह का फ्रीडम मिलता है और इसलिए अल कायदा को नहीं पता व्हाट इंडिया इज मेड ऑफ।
कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी काफी अच्छा जवाब दिया। अल-कायदा कायदी में रहेगा तो भाईदी में रहेगा। पर फ्रेंड्स, एक और एक पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है कि अब अल-कायदा धीरे-धीरे अपना इन्फ्लुएंस खो रहा है और इसलिए वो ये सब धमकियां बस सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए दे रहा है, क्योंकि आईसिस, जो कि एट वन पॉइंट अल-कायदा का ही हिस्सा था, अब अल-कायदा से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। यंग जिहादी मिलिटेंट्स, जिनमें मैंडलेसली बस अटैक करने का जोश है, वो अल-कायदा को बहुत ही इनएक्टिव और लेड बैक मानते हैं। उनका ये कहना है कि अल-कायदा को बहुत ही बात कर रहे हैं, वेरस आईसिस को बहुत ही एक्शन कर रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अल जफायरी के बारे में उनका कहना यह है कि उसमें ओसामा बिन लादेन जैसी कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। उनके वीडियो मैसेजेस बहुत ही लंबे और बोरिंग होते हैं और उसमें कोई मैस अपील नहीं होता है। सो बेसिकली कड़वी सच्चाई ये है कि उसामा के बनने के बाद अल-कायदा काफी वीक हो गया है, लेकिन उसामा को मारना अमेरिका के लिए कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया कि इस ऑपरेशन को कैसे कंडक्ट किया गया और उसे क्यों समुंदर में ही दफनाया गया। उसे चेकआउट करने के लिए यहां पर क्लिक करना। इंटरेस्टिंग वीडियो है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।